नमस्कार साथियों, आज की क्लास में आपका फिर स्वागत है। आज अपन जो अध्ययन करेंगे राजस्थान के भौतिक स्वरूप के बारे में अपन को समझना है। तो आइए सबसे पहले नजर डालें अपन भौतिक स्वरूप। भौतिक शब्द का अर्थ होता है प्रकृति के द्वारा विभाजन। राजस्थान को प्रकृति ने 4 भागों में विभाजित किया गया है जो निम्न है। अब इनका जो विभाजन किया गया वो अलग अलग स्थलाकृति के आधार पर किया गया है। सबसे पहला जो भाग है आपके थार का मरुस्थल, दूसरा है अरावली पर्वतमाला, तीसरा है पूर्वी मैदानी प्रदेश, चौथा है हाड़ौती का पठार। अब इनका जो विभाजन किया गया है वो विभाजन 50 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा के आधार पर सबसे पहले राजस्थान को 2 भागों में विभाजित किया गया है। इसके बाद सबसे पहले अपन यहाँ नजर डालें कि राजस्थान का जो भौतिक प्रदेश है या राजस्थान कौन से भूभाग का अवशेष है उसके बारे में अपन समझेंगे। तो इसके लिए अपन को थोड़ा पीछे की तरफ चलना होगा। जिस समय पृथ्वी का जो निर्माण हुआ था उस समय संपूर्ण पृथ्वी पर जो स्थल भूभाग था वो आपस में जुड़ा हुआ था, जिसे वेगनर नामक एक भूगोलवेत्ता ने इन सभी स्थल भूभाग को पेंजिया नाम दिया तथा इसने बताया कि ये सभी भूभाग जो एक साथ जुड़ा हुआ था जिस समय पृथ्वी का निर्माण हुआ था उस समय, तथा इसके चारों ओर एक महासागर बताया था। उस महासागर का जो नाम था वो था पैंथालासा। अर्थात अपन कह सकते हैं जिस समय पृथ्वी का निर्माण हुआ था उस समय संपूर्ण पृथ्वी पर एक ही महाद्वीप था जिसे पेंजिया बताया, तथा संपूर्ण पृथ्वी पर एक ही महासागर था जिसे पैंथालासा कहा गया। इसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे पेंजिया का विभाजन हुआ। अब जो पेंजिया का विभाजन हुआ वो 2 भागों से हुआ, 2 प्रकार से हुआ। अब जो भाग उत्तर की तरफ आगे बढ़ा उसे अंगारालैंड, और दूसरा जो भाग था वो दक्षिण की तरफ जिसे गोंडवाना कहा गया था। अब ये 0 डिग्री अक्षांश जो रेखा है वो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। इस 0 डिग्री के ऊपर वाला जो भाग था वो अंगारालैंड और इस 0 डिग्री के नीचे वाला जो भाग था वो गोंडवाना। तो यहां से अपन प्रश्न लेते हैं एग्जाम की दृष्टि से कि राजस्थान कौन से भौतिक भूभाग का अवशेष है। तो राजस्थान गोंडवाना का अवशेष है। हालांकि राजस्थान को अक्षांश के आधार पर अपने समझा था कि इस 0 डिग्री के उत्तर में राजस्थान स्थित है, लेकिन उत्तर में अंगारैंड का भूभाग है, लेकिन राजस्थान गोंडवाना का अवशेष है माना जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि जिस समय पृथ्वी का निर्माण हुआ उस समय भारत इस 0 डिग्री के दक्षिण में था। दक्षिण में होने के कारण इस भारत ने धीरे धीरे उत्तर दिशा की ओर गति करने के कारण यहाँ पर जो इस उत्तरी गोलार्ध के अंदर यहाँ जो एक प्लेट थी उस प्लेट का नाम था यूरेशियन प्लेट, और भारत जो ऑस्ट्रेलिया के पास में स्थित था यहाँ पर इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी। तो भारत ने धीरे धीरे उत्तर दिशा की ओर गति की। उत्तर दिशा की ओर गति करने के कारण यहाँ पर वर्तमान अवस्था में अपन आज विश्व का सबसे जो नवीनतम पर्वत है वह है हिमालय पर्वतमाला जिसकी उत्पत्ति हुई। तो ये तो हमारी जो बात हुई ये हुई कि राजस्थान कौन से भूभाग का अवशेष है। तो राजस्थान गोंडवाना का अवशेष माना जाता है। राजस्थान कौन से भाग में है तो राजस्थान उत्तरी भाग में है। इसी प्रकार से आगे की बात शुरू करें अपन
कि राजस्थान को प्रकृति ने मुख्य रूप से 4 भौतिक भागों में विभाजित किया है। अब इनको जो भौतिक भागों में विभाजित किया गया है, अलग अलग आधार है। इस प्रकृति के आधार पर किया गया है, पर्वत के आधार पर, पठार के आधार पर, मैदान के आधार पर। इसी प्रकार सबसे पहला जो भाग बताया गया है वो बताया गया है थार का मरुस्थल। नंबर 1 थार का मरुस्थल। नंबर 2 अरावली पर्वतमाला। नंबर 3 पूर्वी मैदानी प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश। और नंबर 4 है आपके दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। तो कुल मिलाकर राजस्थान को 4 भौतिक भागों में विभाजित किया गया है। और राजस्थान कौन से भूभाग का अवशेष है? तो गोंडवाना लैंड का। अब देखिए, थार का मरुस्थल, अरावली पर्वतमाला, पूर्वी मैदानी प्रदेश और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, इनके विभाजन की बात करें अगर अपन, तो थार का मरुस्थल कौन से भूभाग का अवशेष है? तो दोस्तों इसमें भी आपको समझना पड़ेगा कि जब यहाँ पर पेंजिया का विभाजन जो हुआ था उस समय क्या हुआ था कि उत्तरी भाग में अंगारा लैंड, दक्षिण भाग में गोंडवाना लैंड तथा इनके मध्य के अंदर जो एक भूसलती थी, उस भूसलती का नाम था तैतीस सागर, तैतीस सागर। तो यहां पर अपन बात करेंगे कि थार के मरुस्थल का निर्माण किससे हुआ? तैतीस सागर नामक अवशेष से। यानी ये जो उत्तरी गोलार्ध और ये जो दक्षिणी गोलार्ध, इन दोनों में अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड का भूभाग था। लेकिन जो बीच में जो था यहाँ पर, ये तैतीस सागर एक भूसनती थी जिससे थार के मरुस्थल का निर्माण हुआ। तो प्रश्न हमारे लिए ये बना कि थार के मरुस्थल का निर्माण किसके द्वारा हुआ? तो तैतीस सागर से। इसी तरह आगे की चर्चा करें अपन कि थार का मरुस्थल विश्व के कितने देशों में फैला हुआ है? तो थार का मरुस्थल विश्व के 2 देशों में फैला हुआ है, भारत तथा पाकिस्तान। तो थार का मरुस्थल विश्व के कितने देशों में है? तो भारत और पाकिस्तान। अब थार के मरुस्थल का सर्वाधिक भाग या कितने प्रतिशत भाग है जो भारत में है? तो 80% इसका जो भाग है वो भारत के अंदर है तथा इसका 20% जो भाग है वो है पाकिस्तान के अंदर। अब थार के मरुस्थल की बात करें अपन कि थार का मरुस्थल भारत के कितने राज्यों में फैला हुआ है? तो इसके लिए देखिए, गुजरात, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा, 4 राज्यों में फैला हुआ है थार का मरुस्थल। इसमें भी सर्वाधिक कौन से राज्य में है? तो राजस्थान। राजस्थान के अंदर थार के मरुस्थल का सर्वाधिक विस्तार है। अब इसको समझे अपन कि जो थार का मरुस्थल है, उस थार के मरुस्थल का विभाजन या थार का मरुस्थल है वो राजस्थान के लगभग 61.11% भूभाग पर फैला हुआ है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो अरावली पर्वतमाला है, अरावली पर्वतमाला क्या करती है? राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करती है। अब इस अरावली पर्वतमाला के इधर वाला जो भाग हुआ, ये हुआ उत्तर और ये हुआ पश्चिम, और इधर वाला जो भाग हुआ, दिशा हुई, ये हुई आपके दक्षिण और पूर्वी। दक्षिण और पूर्वी भाग के अंदर अरावली पर्वतमाला तथा पूर्वी मैदानी प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश, और यहीं पे आया हुआ आपके दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। तो नंबर 1 यहां पे था आपके थार का मरुस्थल। तो थार का जो मरुस्थल है वो 61.11% भूभाग पर फैला हुआ है तथा अरावली पर्वतमाला मध्य में, पूर्वी मैदानी प्रदेश और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। तो यह अपन कह सकते हैं कि
अरावली पर्वतमाला या इसी को अपन कहें 50 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा राजस्थान को दो भागों में विभाजित करती है। 50 सेंटीमीटर के अलावा इसको अपन यह भी कह सकते हैं, इसे भारतीय जल विभाजक रेखा यानी भारतीय जल विभाजक रेखा या 50 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा या अरावली पर्वतमाला राजस्थान को दो बराबर भागों में विभाजित करती है। अब देखिए इस 50 सेंटीमीटर के उत्तर और पश्चिम में जहां थार का मरुस्थल है वहां पर राजस्थान के कितने जिले हैं? तो इस अरावली पर्वतमाला के उत्तर और पश्चिम में कुल जो जिलों की संख्या है वो है आपके 13 जिले। 13 जिले हैं जो अरावली पर्वतमाला के उत्तर और पश्चिम में है। इसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा? तो यहाँ पर जो जिला आया हुआ आपके उस जिले का नाम है सिरोही। तो अपन को इस सिरोही जिले को बाहर निकालना पड़ेगा क्योंकि थार का मरुस्थल के बारे में अपन अध्ययन कर रहे हैं। तो सिरोही जिले को बाहर निकाल देंगे तो इसमें शेष जिले रहे आपके वो रहे 12। तो थार का मरुस्थल राजस्थान के कितने जिलों में फैला हुआ है? 12 जिलों में। अब देखिए 12 जिले कौन कौन से? तो यहां नंबर 1 शुरुआत करेंगे अपनी सीमा के किनारे किनारे गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ के बाद में चूरू, चूरू के बाद में इधर वाला जो भाग है झुंझुनू, झुंझुनू के बाद आगे बढ़े अपन सीकर और बीच में गए अपन यहाँ पे तो जोधपुर, जोधपुर के बाद नागौर और नागौर के बाद पाली। कुल कितने जिले हुए? 12 जिले। 12 जिलों में थार का मरुस्थल फैला हुआ है जो राज्य के अधिकांश भाग में है, जो 61.11% भाग पर। अब देखिए यहां बात करें अपन कि थार का मरुस्थल राज्य के कौन से भाग में है? तो भाग होगा आपके उत्तर और पश्चिम। राजस्थान के उत्तर और पश्चिम भाग में थार का मरुस्थल फैला हुआ है जो राजस्थान के कितने जिलों में है? तो 12 जिलों में। अब देखिए कुल कितने जिले लिए थे अपने? 13, लेकिन एक किसको छोड़ा अपन ने? सिरोही। तो यहाँ पर वर्तमान समय में अगर आपसे पूछा जाता है कई बार कि थार का मरुस्थल धीरे धीरे आगे बढ़ता है यानी फैल रहा है, कौन से जिले में थार का मरुस्थल फैल रहा है? तो अपन का होगा सिरोही जिले। तो मरुस्थल का आगे बढ़ना वो कहलाता आपकी रेगिस्तान का मार्च। रेगिस्तान मार्च यानी मरुस्थल का आगे बढ़ना, इसका अर्थ हुआ मरुस्थल का आगे बढ़ना। और कौन से जिले में मरुस्थल का आगे बढ़ रहा है? तो ये होगा हमारा आंसर सिरोही। अब देखिए कि थार के मरुस्थल को बात करें अपन कि थार का मरुस्थल राजस्थान के 12 जिलों में फैला हुआ है। अब इसको समझे, जिस प्रकार से अरावली पर्वतमाला या 50 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा राजस्थान को दो भागों में विभाजित करती है, उसी प्रकार से 25 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा, 25 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा थार के मरुस्थल को दो भागों में विभाजित करती है, जिसमें सबसे पहला वाला जो भाग है वो है आपके शुष्क प्रदेश और जो दूसरा वाला जो भाग है वो है आपके अर्ध शुष्क प्रदेश। 25 सेंटीमीटर से पहले वाला जो भाग है यानी अपन कह सकते हैं कि 0 से 25 सेंटीमीटर के मध्य वाला जो भाग है वो है आपके शुष्क प्रदेश, और जो 25 से लेकर जो 50 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा के बीच वाला जो भाग है आपके वो है अर्ध शुष्क प्रदेश, या इसे अपन राजस्थान बागर प्रदेश कहते हैं। तो अब बात ये हुई हमारी कि शुष्क प्रदेश राजस्थान के कितने जिलों में फैला हुआ है? शुष्क प्रदेश राजस्थान के कितने जिलों में फैला हुआ? तो याद कीजिए हमारी बात हुई थी यहाँ पे 12 जिलों को लेकर।
तो शुष्क प्रदेश है राजस्थान के 4 जिलों में फैला हुआ है। देखिए बाड़मेर, लेकिन बाड़मेर का कौन सा भाग, यहाँ पे जो बाड़मेर, तो बाड़मेर का जो भाग होगा वो होगा उत्तरी बाड़मेर। उत्तरी बाड़मेर, यहाँ पे जो जिला मिल रहा है वो मिल रहा है आपके जैसलमेर, लेकिन जैसलमेर क्या होगा इसमें आपके संपूर्ण जैसलमेर। इसके बाद यहाँ पे जो जिला मिल रहा है आपके बीकानेर, लेकिन बीकानेर का कौन सा भाग, दक्षिणी बीकानेर। और यहाँ पे जो जिला हो रहा है आपके वो आ रहा है जोधपुर, और जोधपुर का कौन सा भाग, पश्चिमी भाग। तो कितने जिले हुए, 4 जिले। देखिए उत्तरी बाड़मेर, संपूर्ण जैसलमेर, बीकानेर का दक्षिणी भाग और जोधपुर का पश्चिमी भाग, जहाँ पे फलोदी तहसील आती है वो भाग। तो शुष्क प्रदेश राजस्थान के कितने जिलों में फैला हुआ है, 4 जिलों में फैला हुआ है। अब इसमें यहाँ पर कई बार प्रश्न ये भी बनता है आपके कि शुष्क प्रदेश, तो अपन बात कर रहे थे शुष्क प्रदेश राजस्थान के कितने जिलों में, तो 4 जिलों में। अब आगे की चर्चा करें अपन कि अर्ध शुष्क प्रदेश या राजस्थान बागर प्रदेश राजस्थान के कितने जिलों में फैला हुआ है, तो ये जो है आपके 11 जिलों के शुष्क प्रदेश, या क्योंकि अभी अपने जो बात की थी शुष्क प्रदेश की, तो कई बार क्या होता, देखिए समझने में थोड़ा अंतर आ जाता अपन के। अपन बात करते थे कि थार का मरुस्थल राजस्थान के कितने जिलों में फैला हुआ है, 12 जिलों। कि शुष्क प्रदेश राजस्थान के कितने जिलों में फैला हुआ है, 4 जिलों में। तो अर्ध शुष्क प्रदेश राजस्थान के कितने जिलों में होगा, अपन कई बार सीधा लिख देते हैं 8, जबकि नहीं, अर्ध शुष्क प्रदेश राजस्थान के 11 जिलों में फैला हुआ है। देखिए 11 जिले कौन कौन से हुए कि यहां जो गंगानगर, गंगानगर के बाद हनुमानगढ़, और हनुमानगढ़ के बाद यहां अपन सीधी बात करते हैं अपन शेखावाटी बाग, यानी शेखावाटी जिले, जिसमें 3 जिले आते हैं, चूरू, झुंझुनू और सीकर। अब आगे की बात कि यहां देखिए बीकानेर, बीकानेर शुष्क प्रदेश में भी मिलता है और अर्ध शुष्क प्रदेश में भी मिलता है। जोधपुर दोनों में आता है, बाड़मेर दोनों में आता है। इसी प्रकार फिर आगे कौन सा हुआ यहाँ पे, पाली और जालोर, नागौर। तो कितने जिले हुए, 11 जिले। 11 जिलों के अंदर आपके अर्ध शुष्क प्रदेश फैला हुआ है, यानी 12 जिले अगर अपन को याद है तो सिर्फ और सिर्फ अपन को क्या करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ संपूर्ण जैसलमेर, यहाँ पे आपने शब्द लिखा था, जैसलमेर को बाहर निकाल दीजिए, शेष सभी जिलों में अर्ध शुष्क प्रदेश फैला हुआ है। तो अर्ध शुष्क प्रदेश और शुष्क प्रदेश को विभाजन करने वाली कितने सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा, 25 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा। 25 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा थार के मरुस्थल को 2 भागों में विभाजित करती है, शुष्क प्रदेश और अर्ध शुष्क प्रदेश। शुष्क प्रदेश जिसमें 0 से 25 सेंटीमीटर के मध्य वर्षा होती है, अर्ध शुष्क प्रदेश जिसमें 25 से 50 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा होती है, उसे शुष्क प्रदेश और अर्ध शुष्क प्रदेश कहा जाता है। अब आगे की बात शुरू करें अपन। देखिए शुष्क प्रदेश, शुष्क प्रदेश राजस्थान के 4 जिलों में है। अब शुष्क प्रदेश में अपन चलेंगे, शुष्क प्रदेश में क्या मिलेगा अपन को, तो यहां पर शुष्क प्रदेश के अंदर अस्थायी रेत के टीले, दूसरा यहां पर अस्थायी जिले, तीसरा अगर इसी भाग में अपन जाएंगे तो यहां पर अपन को लाठी सीरीज, इसी भाग में अपन गए चांदन के गड़े मिलते हैं। अब देखिए अस्थायी रेत के टीले, जिसे अपन बालू का स्तूप भी कहते हैं। अब शुष्क प्रदेश में रेत के टीले, और यहां समझिए संपूर्ण भारत की अगर अपन बात करें तो वायु के द्वारा
सर्वाधिक जो अपरदन होता है वो भारत के पश्चिमी भाग में होता है, और पश्चिमी भाग के अंदर राजस्थान, और राजस्थान के पश्चिमी भाग के अंदर सर्वाधिक अपरदन होता है। अपरदन शब्द का अर्थ होता है कटाव, यानी इस भाग में हवा तेज गति से चलती रहती है, तो हवा के द्वारा यहाँ पर मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान पर लगातार चलती है, जिसे बालू का स्तूप भी कहते हैं, या अपन रेत के टीले भी कहते हैं। अब कौन कौन से रेत के टीले हैं यहाँ पर, तो उनको देखें अगर अपन, तो सबसे पहले यहाँ पर, अब रेत के टीलों की जो संख्या है यहाँ पर वो भी विभिन्न प्रकार की है। देखिए कौन कौन से हैं यहाँ पर। सबसे पहले आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं अनुदैर्ध्य, नंबर 2 अनुप्रस्थ, नंबर 3 बरखान, नंबर 4 पैराबोलिक, नंबर 5 तारा, और नंबर 6 आपके कौन सा, नंबर 1 हो गया अनुदैर्ध्य, नंबर 2 अनुप्रस्थ, नंबर 3 बरखान, नंबर 4 पैराबोलिक, और नंबर 5 तारा प्रतिरूप। इसके अलावा अगर अपन इसी भाग में जाते हैं तो देखिए सबसे पहले, अब एग्जाम की दृष्टि से अगर अपन देखें तो सबसे पहले आपसे पूछा जाता है अनुदैर्ध्य। अब अनुदैर्ध्य किसे कहते हैं, तो जो वायु की दिशा के समानांतर, जैसे जैसे वायु की दिशा चलती रहती है, वायु की दिशा के समानांतर बनने वाले रेत के टीलों को क्या कहते हैं आपके अनुदैर्ध्य, या इसे अपन ये भी कह सकते हैं रेखीय। इन्हीं को पवनानुवर्ती भी कहते हैं, जो वायु की दिशा के समानांतर। देखिए इस प्रकार से वायु चलती है, हवा के साथ साथ मिट्टी भी उड़कर जाती है, लेकिन धीरे धीरे इस प्रकार से मिट्टी का जमाव धरातल के ऊपर होता रहेगा, और इस प्रकार के रेत के टीलों का जो निर्माण होता है, जिसे अपन क्या कहते हैं अनुदैर्ध्य। इन रेत के टीलों की जो ऊंचाई होती है वो अधिकांश नहीं होती है, मध्यम होती है, तथा लगातार क्रमबद्ध रूप से इनका निर्माण होता रहता है, उसे कहते हैं अनुदैर्ध्य, रेखीय या पवनानुवर्ती। इसी प्रकार जो दूसरे प्रकार की बात करते हैं अपन, कौन सा, अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ इन टीलों का जो निर्माण होता है, इन टीलों का जो निर्माण होता है, मान लीजिए यहाँ पे हवा चल रही है, लेकिन हवा इस प्रकार से चलती है, लेकिन मिट्टी का जमाव यहाँ पर होगा, लेकिन होगा कब, एक शर्त है यहाँ पर कि अगर रास्ते के अंदर किसी भी प्रकार की रुकावट या अवरोध होता है, रास्ते के अंदर किसी भी प्रकार की रुकावट या अवरोध होता है, तब क्या होगा कि वायु के साथ में जो मिट्टी उड़कर गई थी वो क्या होगा, उस अवरोध के कारण, उस रुकावट के कारण हवा के साथ अधिक ऊंचे पर नहीं बढ़ पाएगी, तथा वहीं पर मिट्टी का निर्माण हो जाएगा, मिट्टी के कणों का निर्माण हो जाएगा। लेकिन वहां पर जो टीले की आकृति बनेगी दोस्तों, वो बनेगी आपकी इस प्रकार से, एक समकोण के रूप में, 90 डिग्री के कोण के रूप में, जो 90 डिग्री समकोण के रूप में जिन रेत के टीलों का निर्माण होता है उसे कहते हैं अनुप्रस्थ। तो अपन की बात चल रही थी अनुप्रस्थ, वायु के समकोण में। अब तीसरा जो है आपके वो है बरखान। बरखान, बरखान रेत के टीलों का निर्माण अर्धचंद्राकार आकृति के रूप में होता है। इस प्रकार की जो आकृति होती है उसे कहते हैं बरखान। बरखान अर्धचंद्राकार आकृति में, अर्धचंद्राकार आकृति, ये जो बरखान होते हैं इनकी ऊंचाई सर्वाधिक होती है, सर्वाधिक गतिशील होते हैं, तथा सर्वाधिक हानिकारक होते हैं। सर्वाधिक संख्या में अगर कहें तो जैसलमेर के अंदर मिलते हैं, जबकि बरखान सर्वाधिक कौन से भाग में है, तो ये मिलते हैं आपके शेखावाटी भाग में सर्वाधिक, सर्वाधिक ऊंचाई में बरखा। चौथा जो है आपके वो है पैराबोलिक।
पैराबोलिक, और यह है महिलाओं के बालों में पिन की आकृति के समान जो रेत के टीले हैं उसे पैराबोलिक कहा जाता है। तथा पांचवा है आपके तारा। तारा, इस रेत के टीले का जो निर्माण होता है वो होता है हमादा। हमादा मरुस्थल के पास बनने वाले रेत के टीलों को तारा कहा जाता है। और जो छठा पॉइंट था आपके वो है नेटवर्क। और नेटवर्क जो घुमावदार आकृति में, इस प्रकार की आकृति में जो रेत के टीले बनते हैं उसे कहा जाता है नेटवर्क। तो ये जो हमारा चर्चा जो हुई वो हुई अस्थायी रेत के टीले, अनुदैर्घ्य, अनुप्रास्थ, बरखान, पैराबोलिक, तारा और नेटवर्क। अब इसमें देखिए ये जो अनुदैर्घ्य है इसी को, अनुदैर्घ्य जो है इसी को रेखीय या पवनानुवर्ती भी कहा जाता है। अनुदैर्घ्य रेखीय यानी एक रेखा के समानांतर, एक रेखा के किनारे किनारे लंबवत रूप में जो बनते हैं उसे क्या कहेंगे तो अनुप्रस्थ। लेकिन एक क्षैतिज अवस्था में रेखा के किनारे समानांतर बनने वाले, तो इन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। अनुप्रस्थ लंबवत रूप में और अनुदैर्घ्य एक रेखीय रूप में रेत के टीले बनते हैं। और सर्वाधिक जो गतिशील, सर्वाधिक जो हानिकारक वो होते हैं आपके बरखान। इसी प्रकार से ये सभी जो है आपके रेत के टीले हैं जो कहाँ पे मिलते हैं, शुष्क प्रदेश के अंदर, और शुष्क प्रदेश राजस्थान के 4 जिलों में आया हुआ है वहां पर। इसी तरह इसी शुष्क प्रदेश के अंदर अस्थायी झीलें भी पाई जाती है। अब अस्थायी झीलें कौन कौन सी है तो उनको देखिए। तो यहाँ पे जो झील है नंबर 1 आपके पलाया झील, नंबर 2 बालसन, नंबर 3 खड़ीम, और नंबर 4 रण या टाट। नंबर 1 पलाया, नंबर 2 बालसन, नंबर 3 खड़ीम, नंबर 4 रण या टाट। अब इसमें देखिए पलाया, बालसन, खड़ीम, रण या टाट। तो पलाया झील किसे कहते हैं, इसका निर्माण कैसे होता है, या इसमें से पूछे आपसे ऐसी कौन सी झील है जिनका निर्माण हवा के द्वारा होता है, वायु के द्वारा होता है, जिसे वातगर्त झील कहते हैं, वो है आपके पलाया झील। अब पलाया झील को समझिए। तो पलाया झील जब धरातल से लगातार वायु रगड़कर बहती है, जब हवा धरातल से रगड़ खाते हुए बहती है, तो याद कीजिए, सोचिए यहाँ पे धरातल से क्या करेगी, जब हवा जाएगी तो हवा अपने साथ क्या लेके चलेगी, धरातल से मिट्टी को अपने साथ यहाँ से, यानी मिट्टी का क्या करेगी, वो यहाँ पर कटाव करेगी। मिट्टी का यहाँ से कटाव करेगी तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर खड्डा बनेगा। और जब वर्षा ऋतु होती है, जब वर्षा ऋतु होने के कारण इस खड्डे के अंदर जब वर्षा का जल भर जाता है, इस खड्डे के अंदर वर्षा का जल भर जाता है, और जल भरने के कारण इसे पलाया झील कहते हैं, जिसे पलाया झील कहते हैं। लेकिन इसका जो निर्माण हुआ किसके द्वारा हुआ, ये हवा के द्वारा। अब यहाँ पर भी कई बार पूछा जाता है हवा के द्वारा, लेकिन हवा की कौन सी क्रिया के द्वारा, तो हवा के द्वारा एक तो होता आपके अपर्दन और एक होता आपके निक्षेपण। अपर्दन का अर्थ होता है कटाव, और निक्षेपण का जो अर्थ होता है वो होता है आपके जमाव। तो वायु के कौन सी क्रिया के द्वारा हुआ, तो ये हुआ आपके अपर्दन के द्वारा। तो पलाया झील का जो निर्माण हुआ अपर्दन की क्रिया के द्वारा हुआ, इसी कारण इस झील को वातगर्त झील भी कहते हैं। देखिए एक बार वापस कि जब हवा के द्वारा धरातल से मिट्टी का कटाव होता है, वर्षा आने के कारण उस खड्डे के अंदर वर्षा का जल भर जाता है, जिस कारण अस्थायी झील के रूप में उसका निर्माण होता है, जिसे पलाया झील कहते हैं। तथा यहाँ की जो मिट्टी है वो मिट्टी लवणीय है। लवणीय मिट्टी होने के कारण
वर्तमान समय में इस झील के द्वारा नमक भी प्राप्त किया जाता है। कौन सी झील के द्वारा नमक भी प्राप्त किया जाता है? तो पलाया झील। अब ये पलाया झील कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, पलाया झील राजस्थान के कौन से जिले में है? पलाया झील राजस्थान के जैसलमेर जिले में है। अब देखिए नेक्स्ट खड़ी। वैसे खड़ीन शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है ये होता है खेत की जुताई करना। खड़ीन शब्द का शाब्दिक अर्थ जो हुआ ये हुआ खेत की जुताई करना। होता क्या, शुष्क प्रदेश के अंदर जैसलमेर जिले के अंदर खेत के 3 तरफ मेड़बंदी करके खेत के अंदर वर्षा का जल भर देते हैं तथा जल सोखने के बाद उस खेत की जुताई करके उसके अंदर फसल उगा देते हैं। जब तक फसल पककर तैयार नहीं होती है तब तक उस खेत के अंदर सिंचाई नहीं की जाती है और वो फसल बिना सिंचाई किए हुए ही पककर तैयार हो जाती है, जिसे कहा जाता है खड़ी। लेकिन खड़ी कौन से जिले में? जैसलमेर। और ये जो एक सिंचाई का परंपरागत जल स्रोत भी है, तो ये कौन से जाति के द्वारा? तो स्पेशल ये है आपके पालीवाल ब्राह्मण के द्वारा इसका उपयोग किया जाता है। यानी खड़ी शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? खेत की जुताई करना। और खड़ी किसे कहा जाता है? तो खेत के 3 तरफ मेड़बंदी करके उसमें वर्षा का जल भर देते हैं तथा वर्षा का जल सोखने के बाद में उस खेत के अंदर जुताई करके यहाँ पर फसल उगा देते हैं और वो फसल बिना सिंचाई के ही पककर तैयार की जाती है। तो ये था आपके खड़ी। नेक्स्ट रण या टाट। देखिए जैसलमेर के अंदर या शुष्क प्रदेश के अंदर यहाँ पर अस्थायी रेत के टीले पाए जाते हैं। जब 2 अस्थायी रेत के टीले, नंबर ए नंबर बी, 2 अस्थायी रेत के टीलों के मध्य का जो निम्न भूभाग है, 2 अस्थायी रेत के टीलों के मध्य का निम्न भूभाग है, जहाँ पे वर्षा होने के कारण, वर्षा ऋतु की बात करें अपन, जब वर्षा ऋतु के अंदर वर्षा होती है इस निम्न भूभाग में वर्षा का जल भर जाता है जो अस्थायी झील के रूप में निर्मित होती है, जिसे अपन क्या कहते हैं? रण या टाट। तो दोस्तों रण या टाट का निर्माण होने के लिए 2 अस्थायी बालू का स्तूपों का होना जरूरी है। इन दोनों के मध्य के भूभाग में झील का निर्माण होता है, वह आपके रण या टाट। इसी प्रकार से बालसन के अंदर क्या होता है कि जब रेत के टीला, इस रेत के टीले का निम्न भूभाग, या खूब सारे यहाँ पर रेत के टीले होते हैं, मान लीजिए इस रेत के टीले से और ये दूसरा जो रेत के टीले से, यानी किसी भी बालू का स्तूप के निम्न भूभाग पर यहाँ पे वर्षा का जल आकर बढ़ जाता है, रुक जाता है थोड़े दिन के लिए, और वो भी आपके किसके रूप में? झील के रूप में निर्माण हो जाता है, जिसे कहते हैं अपन बालसन। तो ये जो थी आपके अस्थायी झीलें, पलाया, खड़ी, रण या टाट तथा बालसन। इसी प्रकार से यहाँ पर अगर अपन देखें तो यहाँ पर अपन को मरुस्थल देखने के लिए मिलते हैं। अब कौन कौन से मरुस्थल है यहाँ पर देखिए। वैसे ये मूल जो शब्द है, ये मूल शब्द अफ्रीका महाद्वीप से लिए गए हैं। नंबर 1 है आपके हमादा, दूसरा है आपके रैग और तीसरा है आपके ये। तीनों अफ्रीका महाद्वीप के, जहाँ पे विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है सारा मरुस्थल, वहां से लिए गए 3 शब्द है, हमादा, रैग और ईग। अब वहां से उठाए गए तीनों शब्दों को हमारे राजस्थान के थार के मरुस्थल में 3 शब्द मिलते हैं, यानी मरुस्थल के कुछ भाग वहां की विशेषता रखते हैं, इसीलिए। अब सबसे पहले हमादा किसे कहते हैं? जो चट्टानी मरुस्थल है, उस चट्टानी मरुस्थल को हमादा कहते हैं। चट्टानी मरुस्थल को हमादा कहते हैं। रैग जहां पथरीली भूमि है, यानी पथरीला मरुस्थल है, उस पथरीले मरुस्थल को रैग कहा जाता है। अब बात करते हैं ईर्द, जहां पर मिश्रित मरुस्थल
यानी जहाँ की भूमि चट्टानी भी होगी, पथरीली भी होगी तथा वहां पर रेत भी पाई जाती है, जिसे कहते हैं ईर। यानी हमादा, रेत और ईर। और यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न कई बार पूछा जाता है कौन से मरुस्थल को क्या कहा जाता है, तो हमादा, रेत और ईर। हमादा चट्टानी, रेत पथरीला, ईर मिश्रित मरुस्थल। और तीनों शब्द कहाँ पे मिलते हैं? आपके मूल शब्द कहाँ से है? अफ्रीका महाद्वीप से लिए हुए हैं। और ये जो मरुस्थल है अफ्रीका महाद्वीप की विशेषता रखते हैं, इसी कारण इनको ये कहा जाता है। तो ये जो हमारी जो चर्चा हुई वो हुई हमारे थार के मरुस्थल। थार के मरुस्थल में शुष्क प्रदेश के अंदर हमने जो पढ़ा, यहाँ पे अस्थायी रेत के टीले और अस्थायी झीलें, तथा इसके बाद जो मरुस्थल थे उनके बारे में हमने अध्ययन किया। हमादा किसे कहते हैं, रेत किसे कहते हैं और ईर किसे कहते हैं। इसका शेष जो भाग है अपन नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। धन्यवाद।